बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। नियो पाकिस्तान में आपको खुश आमदीद कहती हूँ। और जनाब, हम सब इस नए साल में दाखिल होने जा रहे हैं 2022 में। 2021 बस अपने इख्तिताम के चंद मराहिल पर है, तो 2021 जैसे तैसे हमारा गुजर गया है। 2022 का इंतज़ार है इस उम्मीद और दुआ और ख्वाहिश के साथ कि अल्लाह करे सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं पूरी दुनिया के लिए ये साल बेहतरीन साबित हो। और जितने भी मसाइल हैं, चाहे ये मुआशी लिहाज से हैं, गुर्बत के हैं, बेरोज़गारी के हैं या फिर महंगाई के हैं, और कई ऐसे मसाइल हैं जिनको हम रोज़ फेस करते हैं, अल्लाह ताला हमें इन तमाम मसाइल से बाहर निकालें। तो अगर दिसंबर की बात करें, दिसंबर हमसे रुखसत हो रहा है, और जैसे एक प्रोग्राम में पहले भी हम बात कर रहे थे कि दिसंबर के हवाले से ख़ास तौर पर यादें और बातें मखसूस होती हैं कि अगर किसी को हवाला देना हो तो हाँ, दिसंबर में ये हुआ था, दिसंबर में फॉग आई थी तो ऐसा हुआ था, या इस मौसम में हमने ये चीज़ एंजॉय की थी, वो चीज़ एंजॉय की थी। क्योंकि जाहिर सी बात है, ये फॉग, ये मौसम, ये ठंडक हम पूरे साल में एंजॉय नहीं करते हैं जो हम दिसंबर में एंजॉय करते हैं। तो जनाब, दिसंबर अपनी खूबसूरत यादों के साथ गुजर रहा है, लेकिन साथ साथ कुछ मसाइल भी हमने देखे। स्मॉग के हवाले से ख़ास तौर पे हमने मसले देखे, और डेंगू ने तो इतना परेशान किया कि पिछले 1-2 साल में इतना बड़ा मसला नहीं आया था डेंगू का जितना अब आया है। तो ये साल कई हवाले से अगर हम देखें तो अच्छा भी रहा और बुरा भी रहा। और अगर ये कहें कि बहुत से ऐसी शख्सियात हैं जो कि इस जहान फ़ानी से कूच कर गई। हमारे बहुत से ऐसे नामवर लोग, ऐसे अदाकार, ऐसी शख्सियात, ऐसे राइटर थे या सिंगर्स थे जो कि इस दुनिया से रुखसत हो गए, और उनके मैं नाम भी लाजमी लेना चाहूँगी। सुहेल असगर साहब, कॉमेडी के बेताज बादशाह उमर शरीफ साहब, अदाकारा दुर्दाना भट्ट साहिबा, ड्रामा निगार अस्मा नबील, अदाकार अनवर इकबाल, और गुलकार और मौसीकार फरहाद हुमायूं, साथ साथ अदाकारा सुंबल शाहिद, पाकिस्तानी ड्रामों की मलिका हसीना मोइन साहिबा जो थी वो भी इस साल रुखसत हो गई। मारूफ मज़ाह निगार फारूक कैसर उर्फ अंकल सरगम, वो भी इसी साल हमसे रुखसत हुए। लेजेंडरी अदाकारा सुल्ताना ज़फ़र साहिबा और तलत इकबाल साहब, ये सब लोग हमारे लिए बहुत अहम थे। हम सब एक दूसरे के लिए कहीं ना कहीं अहमियत रखते हैं, लेकिन ये लोग जो टीवी पर आते हैं, हमारे लिए, हमारी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ एंटरटेनमेंट डालने के लिए अपना किरदार अदा करते हैं। यकीनन ये सब लोग हमारे लिए बहुत अहम थे जो कि इस दुनिया से चले गए हैं। उन सब के लिए दुआ है कि अल्लाह ताला उनके आगे का सफ़र आसान करे, उनके आगे की मंजिलें आसान करे, और अल्लाह ताला हमारे लिए भी मामलात को आसान करें कि हम इस दुनिया में जो जी रहे हैं इन मामलात को बेहतर तरीके से लेकर चल सकें। अच्छा, तो अगर हम बात करें कि इस साल में काफ़ी चीज़ें मशहूर भी हुई हैं, कुछ ऐसी वीडियोस थी जो कि हमारे सामने आई। सोशल मीडिया का ज़माना है, हम बात करते हैं कि सोशल मीडिया पे आप रातों रात मशहूर हो जाते हैं, या सोशल मीडिया आपको उठाकर चांद पर, आसमान पर बिठा देता है, या फिर आपको बिल्कुल ही मंजर से गायब कर देता है। सोशल मीडिया पर कुछ ऐसी वीडियोस थी जो कि बहुत मशहूर हुई, और उस शोहरत का फ़ायदा उन लोगों को ख़ास तौर पर हुआ जो कि इस वीडियो में आए। कुछ बड़े अदाकार बन गए, कुछ गुलकार बन गए, कुछ ऐसे मंजर से गायब हो गए। तो कुछ वीडियोस का हवाला भी मैं देना चाहूँगी जिनको लोगों ने बहुत पसंद किया उन वीडियोज़ को। तो सबसे ज़्यादा मशहूर जो हुई जनाब, वो हम सबको पता है, ये हम हैं, ये हमारी कार है, और ये पारी हो रही है। दना दनीर, कुछ ऐसा नाम था, मैं शायद गलत नाम ले रही हूँ, दनादीन। तो बहरहाल वो खातून काफ़ी मशहूर हुई और अब तो ड्रामों में भी आ रही हैं। तो ये एक वीडियो थी सोशल मीडिया पर उनकी, सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि इंडिया में भी हमने देखा कि इस पर एक सॉन्ग भी बन गया, बल्कि वहाँ के कुछ अदाकारों ने भी यही लाइन बोली और अपनी वीडियो सोशल मीडिया पर डाली। अच्छा, इसके अलावा आपने घबराना नहीं है, ये हमारे वज़ीर आज़म साहब की लाइन थी जो कि काफ़ी मशहूर हो गई, और इस पर एक सॉन्ग भी बना, गाने की वीडियो थी जो काफ़ी वायरल हुई कि आपने घबराना नहीं है। लेकिन हालात ऐसे रहे कि हम लोग घबराए भी बहुत, हम लोग परेशान भी बहुत हुए, और हुकूमत बार बार कहती रही आपने घबराना नहीं है, लेकिन फिर भी लोग घबराते रहे। अच्छा, इसके अलावा जो एक और वीडियो काफ़ी मशहूर हुई थी, वो बाबर अली, पाकिस्तान के काफ़ी मशहूर अदाकार हैं, उनकी अपनी बेटी के साथ जो उनका एक फ़िल्म का मशहूर गाना था जानू सुन ज़रा, उस पर उन्होंने परफॉर्मेंस की थी बाबर अली ने अपनी बेटी के साथ। वो वीडियो बहुत मशहूर हुई क्योंकि उनकी बेटी ने भी उस पर बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, और बाबर अली भी उस पर काफ़ी ज़बरदस्त सा परफॉर्म करते, अपनी पुरानी यादें ताज़ा करते हुए नज़र आए हमें। तो लोगों ने इस वीडियो को बहुत पसंद किया, बहुत सराहा, क्योंकि बाबर अली पहले तो फिल्म एक्ट्रेसेस के साथ आते थे, लेकिन फिर उन्होंने अपनी बेटी के साथ अपनी उस याद को ताज़ा किया, और उस गाने की जो लाइन थी जानू सुन ज़रा, उस पर उन्होंने परफॉर्म किया। अच्छा, बड़ी ज़बरदस्त वीडियो थी, मैंने भी देखी, मुझे देख के मज़ा भी आया था वो वीडियो। इब्रार हक की वीडियो बेबी शार्क डू 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 काफ़ी मशहूर हुई, क्योंकि पहले जो एक
गवर्नमेंट की तरफ से एक सेमिनार सा हुआ था, उसमें उन्होंने बेबी शार्क के हवाले से कुछ तबसरा किया था कि अब माएँ जो हैं बेबी शार्क डूडू सुनाती हैं बस बच्चों को और उनकी तरबियत पे ध्यान नहीं देती। तो बाद में उन पे इस पे तनकीद भी काफ़ी की गई अबरारुल हक पे, और उन्होंने इस पे एक गाना ही बाकायदा बना दिया। खैर, किसी को पसंद आया, किसी को नहीं पसंद आया, किसी ने इसकी तारीफ़ की, किसी ने इसकी तनकीद की, हर एक की अपनी अपनी पसंद होती है। फार्मूला कार पर निदा यासिर की लाइल्मी पर जो मीम्स बनी थी वो हम सबको पता है कि उस पर कितनी ज़्यादा सोशल मीडिया पर मीम्स बनी थी, और निदा यासिर को हर जगह लोगों ने इस पे सुनाई थी कि अच्छा उनको फार्मूला कार के हवाले से नहीं पता। भाई, हमें बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि रूटीन में हो रही होती हैं लेकिन हम लोग को नहीं पता होती हैं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है हर एक की अपनी चॉइसेस होती हैं ना। हम लोगों को नहीं पता कि फार्मूला कार क्या है, उसके क्या फ़ीचर्स होते हैं, या उसमें वो किस तरह रेसिंग कार चलती है, या पाकिस्तान में उसका क्या ट्रेंड है। तो निदा यासिर को भी नहीं पता होगा, तो उन्होंने उसके हवाले से जो एक इंटरव्यू किया था वो काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया की जीनत भी रहा, रौनक भी रहा, बल्कि क्योंकि उससे काफ़ी रौनक लगी रही सोशल मीडिया पर। और खैर, इस पर निदा यासिर को बहुत कुछ सुनना पड़ा था। अच्छा, नवासी के लिए अपने खिलौने ख़रीदने की जो मरियम नवाज़ की वीडियो थी वो भी काफ़ी वायरल हुई। वो अपनी नवासी के लिए एक टॉय शॉप पर गई थी खिलौने लेने के लिए, तो उसमें भी लोगों ने तनकीद भी की बहरहाल, और तारीफ़ भी की कि भाई इतनी बड़ी शख्सियत हैं, अपनी नवासी के लिए खिलौने लेने गई हैं। लेकिन वहाँ दूसरी जानिब तनकीद करने वालों ने कहा कि अच्छा ये तो दिखा के तो बड़ी शॉप पे गई हैं उसके लिए कुछ खिलौने लेने के लिए अपनी नवासी के लिए। फिर वही बात आती है ना कि नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी हमारे साथ साथ चलता है। अच्छा, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के हम शक्ल की वीडियो जो थी वो भी काफ़ी फेमस हुई सोशल मीडिया पर। अच्छा, वैसे वो मैंने देखी नहीं थी लेकिन मैंने उसका सुना बहुत था कि उनका जो हम शक्ल था वो भी सामने आया था। हाँ, याद आ गया, मैंने देखी थी वो, मैंने बिल्कुल वो वीडियो देखी थी, बल्कि कुछ दिन पहले ही मैंने देखी है वो वीडियो। इमरान खान साहब का हम शक्ल है वो काफ़ी सोशल मीडिया की जीनत बना रहा, क्योंकि उस शख्स का स्टाइल भी कुछ ऐसा था कि वो इमरान खान साहब की जवानी याद आ गई थी, कि जवानी में जिस तरह की उनकी लुक्स थी, उनकी पर्सनैलिटी थी। तो जनाब, ये कुछ वीडियोज़ का हवाला हमने दिया है, आप सब ने साथ साथ देखी भी होंगी कि कितनी सोशल मीडिया की जीनत बनी, कितना मशहूर भी हुई ये सब वीडियोस, और हम सब ने इनको एंजॉय भी किया। तनकीद और तारीफ़ तो साथ साथ चलती रहती है, लेकिन हम सब ने इन चीज़ों को बहरहाल एंजॉय काफ़ी किया था। और जैसे मैं बात करी कि सोशल मीडिया का ज़माना है, तो सोशल मीडिया पे तो अब लोग इतनी ऊट पटांग चीज़ें भी डाल देते हैं, ऐसी हरकतें कर करके डालते हैं कि सिर्फ लोगों की अटेंशन मिल जाए। बहरहाल ये सब चीज़ें 2021 में तो चलती रही हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि 2022 में भी ये सब चलेंगी, और शायद इससे ज़्यादा ही चलें। अब 2022 में क्या क्या नया सामने आएगा ये हमें आगे जाके ही पता चलेगा, जब हम 2022 में दाखिल होंगे। और हो सकता है कि 2022 के एंड में भी हम इसी तरह एक शो कर रहे हों कि इस तरह इस साल में ये वीडियो सुपर हिट रही और इस वीडियो ने रिकॉर्ड कायम कर दिया। बहरहाल अब एक छोटी सी ब्रेक पे हम जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहती हूँ। नाज़रीन, 2021 तो गुजर ही गया, बस एक दो दिन कुछ दिन बाकी बचे हैं। 2022 बस हमारे सर पे है, आने वाला है। सर पे इसलिए कह रही हूँ कि जब 2020 गया तो लोगों ने 21 से बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता की थी, और ये कहा कि 21 में तो बस सारी दुनिया बदल जाएगी और जो बीमारियाँ आई हैं, वबाएँ आई हैं, वो भी चली जाएंगी। 2022 भी अब बस हमारे सर पे है, और तो हमें ये नहीं पता वो कैसा होगा कैसा नहीं होगा। ये जानने के लिए कि 2022 हमारे लिए कैसा होगा, हमने अपने स्टूडियोज़ में दावत दी है दाऊद जी। दाऊद साहब को किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। एस्ट्रोलॉजी हो, न्यूमरोलॉजी हो या टैरो कार्ड्स हो, हर चीज़ में वो अपनी मिसाल आप रखते हैं और बहुत एक्सपर्ट हैं। तो मैं दाऊद साहब से जानना चाहूँगी 2022 के हवाले से। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद सर, कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। हम पाकिस्तान के ठीक ठाक होने की दुआ करते हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों से तो बिल्कुल ठीक ठाक नहीं है, क्योंकि जब आपका मुल्क अच्छी हालत में ना हो तो आप खुद भी जाहिर से बात है कहीं ना कहीं उससे इफेक्ट हो रहे होते हैं। तो दाऊद साहब ये बताएं कि 2021 तो गुजर गया अब जैसे तैसे करके, 2022 में क्या लग रहा है, क्या होगा? कुछ अच्छा होगा कि हम फिर ऐसे ही बैठ जाए बस? देखिए आयशा, सबसे पहले कि 2021 हो या 2020 हो या 2019 की बात करें, ज़माना फी ज़माना अल्लाह का ज़माना है। आपको पता है कि जब आपका अंदर ठीक है, आपके मामलात अल्लाह ताला से ठीक हैं, तो
वक्त का जो भी तयन हो जाए, मामलात कभी खराब नहीं होते। देखें, जिसके साथ उसका रब राजी हो जाए। देखें, दुनिया में नशीबो फराज आते रहते हैं, मुश्किलें परेशानियां आती रहती हैं, मगर जिस बंदे का तल्लक अल्लाह ताला से मजबूत हो जाए, उसको कोई दुख, कोई तकलीफ जो है वो परेशान नहीं करती। देखें, एक पाकिस्तान नहीं, पूरी दुनिया के ऊपर, अक़वाम आलम के ऊपर मुश्किल हालात थे, और ये यूरोप में ज्यादा देखा। जी, ज्यादा देखा, ज्यादा बुरे हालात आए, वबा से भी और साथ साथ मईशत के लिहाज से भी। तो ये है कि अब ये इतनी सख्ती पूरी दुनिया के ऊपर आई हुई है, तो हम सिर्फ एक ही बात करते हैं कि जी पाकिस्तान के हालात बहुत ख़राब हो गए, पाकिस्तान बहुत पीछे चला गया। अल्लाह ताला ने इसको बहुत जो है कर्म और बहुत बड़े लेवल के लिए बनाया हुआ है, ये मुसलमानों की नुमाइंदगी करने के लिए। और एक वक्त आएगा, ये चाहे हालात जैसे भी हैं, मौजूदा हालात जैसे भी हैं, मगर इंशाल्लाह आप देखिएगा कि पाकिस्तान की मिट्टी बहुत ज़रखेज़ है, और इस मिट्टी में जो अल्लाह ताला ने रानाइयाँ पैदा की हैं, जो खैर बरकत पैदा की है, उसका असर पूरी दुनिया के ऊपर जरूर होगा। परेशान होने की जरूरत नहीं। 2021 जैसा तैसा गुजरा, मुल्क के हालात खराब रहे या वबाओं ने जो है सेहत के हवाले से परेशानी रही, मगर फिर भी अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह ताला ने इन मुश्किलों और सोबतों से निकाल ही दिया। साहब, यहाँ पे एक सवाल जो मेरे जहन में काफी दिन से है और मैं पूछना भी चाह रही थी, मुझे समझ नहीं आती थी मैं किससे पूछूं। आप आए हैं तो मुझे ये सवाल आपसे मेरा ख्याल है पूछना चाहिए कि कुछ अरसे से हमने देखा है, 3, 4, 5 साल से सेहत के हवाले से मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ एक घर में बीमारी है दूसरे में नहीं है, हमने हर घर में बीमारी देखी है। हमने हर घर में सेहत के ऐसे मसले देखे हैं कि लोग कहते थे कि पहले ऐसा नहीं था, पता नहीं इस बार क्यों ऐसा हो गया है। इसकी क्या वजह है? क्या ये सितारों की पोजीशन हम ऐसी कहें, या हम वाकई इसको कहें कि अल्लाह ताला नाराज़ हैं जिसकी वजह से वबाओं के ज़रिए लोगों को ये तकलीफ़ मिल रही है? देखें आयशा, सबसे पहले तो आप देखें कि बढ़ती हुई आबादी, फैक्टर मौजूद हैं। बढ़ती हुई आबादी जो है उसको पूरा करने के लिए मुख्तलिफ ऐसे ज़राए इस्तेमाल किए जाते हैं जिससे खुराक की किल्लत को पूरा करने के तरीके इख्तियार होते हैं, ठीक है। फिर मेडिसिन जो है, जो मार्केट में है, उसको पूरा करने के लिए फिर 2 नंबर दवाइयाँ आ जाती हैं। फिर ये कि खुराक हमें उस लेवल की नहीं मिलती जिस लेवल की हमें पहले मिला करती थी। ये सारे फैक्टर हैं, मगर इसके साथ साथ आपको माहौलियाती आलूदगी और इन चीजों का सामना करना पड़ रहा है। फिर लाहौर में हमने स्मॉग के हवाले से कितना अरसा ये चीजें देखी कि लाहौर आलूदा तरीन शहरों में है। तो ये चीजें हमें खुद देखनी पड़ेंगी। हमने अपने मुल्क को, अपने घर को, अपनी सेहत को किस तरीके से लेके जाना है। जिस तरह आपका घर आप साफ सुथरा रखते हैं, इस तरह मुल्क पाकिस्तान को भी साफ सुथरा रखना फर्ज है। देखें, अगर आप सुबह रोजाना उठ के नहाते धोते हैं और पाक साफ होते हैं, तो आपका घर, आपकी गलियां, आपका मुल्क, ये भी अल्लाह ताला की अता करदा नेमतें हैं। उसका ख्याल करना, जो बंदा जो है इनफरादी तौर पे करना शुरू कर देता है, उसको इज्तिमाई तौर पे भी फवायद हासिल होते हैं। अगर आप अपने घर को साफ रखते हैं तो आपकी गली भी आपके घर में आती है, और फिर आप अपने अगर गली को भी साफ रखते हैं तो वो आपके अंदर नेचुरली ये चीज आती है कि आप जहां भी जाएं, मुल्क के जिस भी हिस्से में जाएं, उसको साफ रखें। देखिए, इकबाल का आप वो शेर भी तो है कि फर्द कायम रब्त मिल्लत से है, तन्हा कुछ नहीं, मौज है दरिया में, बैरूने दरिया कुछ नहीं। तो ये हमारा जो दरिया है, ये पाकिस्तान जो है, इसमें हम जो है एक एक कतरा है, और जो एक एक कतरा जो है वो असर रखता है जिसका हमें ख्याल है। इसी तरह हम जब एस्ट्रोलॉजी में बात करते हैं, न्यूमरोलॉजी में बात करते हैं, तो भी अल्लाह ताला जो है इस मुल्क पाकिस्तान के लिए बड़ी ज़्यादा खैर बरकत के साथ जो है रहमतें करते हुए नाज़िल होते। अल्लाह ताला का करम बेशुमार है इस मुल्क पे। चाहे 2021 गुजरा, मगर 2022 में अगर हम सियासत को देखते हैं, जैसे देखिए सियासत में बड़े नशीबो फराज हैं, और हमें जो है वो मीडिया में इस तरह की खबरें मिलती हैं कि क्या हो जाएगा, क्या नहीं हो जाएगा, मगर जो भी होगा इंशाल्लाह मुल्क पाकिस्तान के लिए बहुत बेहतरीन होगा। इंशाल्लाह ये अपनी नमाज, अपनी दुआओं में इस दुआ को भी अगर हम शामिल कर लें तो जाहिर सी बात है, जब इतने सारे लोगों की दुआएं जाएंगी तो अल्लाह ताला ये क्यों नहीं सुनेंगे। बल्कि ये भी नहीं कहना चाहिए क्यों नहीं सुनेंगे, क्योंकि मैंने एक जगह पढ़ा था कि अल्लाह सुन रहा है, हर वक्त सुन रहा है, बस कबूलियत की कोई घड़ी होती है जिसमें इस दुआ ने पूरा होना होता है। बिल्कुल, वो किसी भी सूरत में कबूल होती है। अच्छा दाऊद साहब, हम बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान की 2022 के बारे में। 2022 बस हमारे सर पे, अच्छा कहते हुए मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं कह रही हूँ बस सर पे अजीब सी मुसीबत आ गई है। सर पे तलवार नहीं लटकती, बल्कि ऐसी बात है कि करने वाले बहुत कुछ कर जाते हैं, जो ठान लेते हैं सितारे भी उनके आगे जो है वो ढेर हो जाते हैं, और जिनके जज्बे
जो है वो अल्लाह ताला के ऊपर यकीन और जज्बे जवान हो, वो सितारों को भी नहीं देखते, मगर क्योंकि हमारा शोबा है एस्ट्रोलॉजी का, टैरो कार्ड का, तो हम देखते हैं कि हमारा जो पाकिस्तान है उसके लिए 2022 कैसा रहेगा, ये क्वेश्चन है हमारे लिए। और इसको हम टैरो कार्ड से शुरू करते हैं कि पाकिस्तान के लिए बजाते खुद, इसमें कोई गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं है, कोई हम किसी सियासत किसी इस वक्त हम जमात की बात नहीं करते, पाकिस्तान की बात करते हैं कि पाकिस्तान के लिए 2022 कैसा रहेगा। हम टैरो कार्ड से शुरू करते हैं, इसमें हम एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी को भी शामिल करेंगे। अब मुझे इतनी सारी उसकी वो टर्म्स पता नहीं है, लेकिन मुझे इन तमाम चीज़ों में टैरो कार्ड ज़्यादा पसंद है, पता नहीं क्यों मुझे, लेकिन टैरो कार्ड्स का मज़ा आता है कि क्योंकि मैंने काम भी किया हुआ है कुछ लोगों के साथ, तो वो इसलिए मुझे टैरो कार्ड्स का ज़्यादा मज़ा आता है। देखें आयशा, अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं, 2022 की बात करते हैं, तो कई चीज़ों की आपको इब्तदा मिलेगी, नई शुरुआत मिलेंगी, कई प्रोजेक्ट की शुरुआत मिलेंगी, और कम्युनिकेशन के जो मामलात हैं उसमें पाकिस्तान बड़ी तरक्की करता हुआ नजर आता है, और बड़ी बड़ी खबरें आपको मिलेंगी, और मुवासलाती निज़ाम यहाँ पे नया लग सकता है और काम आ सकते हैं। दूसरी जो हुकूमतें हैं पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करती हुई नजर आएंगी, और पैसे की मवासलात के मिनिस्टर मुराद सईद हैं, तो अब मुराद सईद पे सबकी नजरें होंगी। नहीं तो बजाते खुद काफी हद तक अल्लाह ताला आसानियां करेंगे पाकिस्तान में, नए नए प्रोजेक्ट और नई नई तब्दीलियां, और मजमूई तौर पे पाकिस्तान मतलब के ये लिए पॉजिटिव चीज आपने माशाल्लाह बताई है, पॉजिटिव नजर आएगा इंशाल्लाह ताला। मगर ये देखें जो वक्ती परेशानियां होती हैं वो वक्ती तो बंदे को फील होती हैं, मगर जो किए गए काम होते हैं उनके दूरस नताइज वक्त के साथ साथ मिलते ही रहते हैं। मतलब लॉन्ग टर्म्स प्लानिंग जो आप करते हैं उसमें अगर आपने शुरुआत कर भी दी है तो वक्त के साथ साथ उसके नताइज आपको मिलना शुरू हो जाते हैं, ऐसे ही और इसके लिए मेहनत और कोशिश जाहिर से बात है वो तो बहुत ज़रूरी है। अच्छा, मवासलात के हवाले से आपने बताया कि इस तरह मवासलाती निज़ाम में भी बेहतरी होगी। अगर ओवरऑल हम बात करें, जो पाकिस्तान में गुर्बत चल रही है, जो मसाइल चल रहे हैं, महंगाई है, इस हवाले से पाकिस्तान में क्या अब चेंज आएगा? मतलब क्या गुर्बत में कोई कमी होगी या मज़ीद इजाफा होगा? तेल की कीमतें तो वैसे ही वहाँ पहुँच गई हैं जहाँ हमने कभी सोचा भी नहीं था, 150 लीटर तक पेट्रोल चला गया है, तो अब इन चीज़ों में महंगाई के हवाले से खास तौर पे कैसे आपको लगता है? देखिए, मौजूदा वक्त में महंगाई जो है वो मौजूद है, और इसका 2-3 माह तक मजीद आपको असर रहेगा, मिलेगा, मगर 2022 में आप देखेंगे कि ये जो अनबैलेंस हुआ ये बैलेंस हो जाएगा। अच्छा, ये काफी हद तक आपको खबर मिल जाएगी, कई चीजें ऐसी हो जाएंगी, मामलात जो है स्पीड के साथ चेंज होंगे। अच्छा, मतलब हम जिसको कह सकते हैं कि अभी आपको पता नहीं चलता कि किस दिन आप उठे और आपको पता चले आज पेट्रोल महंगा हो गया, आज बिजली महंगा हो गई, वो चीजें थोड़ा सा स्मूथ हो जाएंगी, बैलेंस हो जाएंगी। कुछ इस तरह के भी हालात थे कि जिस तरह कोरोना आया और बीमारियां थी, लोगों के बिजनेस बंद हुए, कारोबार बंद हुए, जिसकी वजह से लोगों, देखिए आपको याद होगा कि जब कोरोना था तो लोग कहते थे कि जैसे भी हालात हैं अल्लाह करे बिजनेस खुल जाए, कारोबार खुल जाए, तो हम कम से कम अपना घर तो चला लें। तो अल्लाह ताला का करम होगा कि ऐसी चीजों से निकल ही गए हम। देखिए, इंसान जो है इन्नल लकानूत के इंसान जो है वो नशुक्रा पैदा हुआ है। आपके पास साइकिल हो तो आप कोशिश करोगे कि गाड़ी मिल जाए, गाड़ी हो तो जहाज मिल जाए, एक घर हो तो 2 घर मिल जाए। तो ये चीजें जो है ना इंसान की वदीयत में रख दी हैं कि वो कहता है कि मेरे तरक्की ही तरफ जाऊं, और ये अल्लाह ताला का एक खास करम है। अल्लाह ताला इंसान एक ऐसी तकवीम से पैदा हुआ है, तो देखें वक्त जिस तरह का भी है आपको सरवाइव करना पड़ता है। अगर आप ये समझ लें कि जो भी हालात चल रहे हैं इसमें हमने गुजारा करना है, और आप ना सरवाइव करो, वक्त तो गुजर ही जाएगा। देखो, अगर आप वही वक्त अल्लाह के शुक्र में और अल्लाह ताला के साथ तल्लक में कि या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने मुझे उन लोगों से तो बेहतर पैदा किया जिसकी 2 टांगे नहीं है, जिसके हाथ नहीं है, जिसकी आंख नहीं है, मैं कम से कम अपने हाथ से पकड़ के खाना तो खा सकता हूँ, और मुझे तूने शक्लो सूरत से नवाजा, तूने मुझे अक्लो सीरत से नवाजा, ये अल्लाह का करम नहीं है। देखिए, जब बंदा अल्लाह की नेमतों के ऊपर गौर करने लग जाता है तो होता क्या है, फिर अल्लाह ताला कहता है कि तुम मेरा शुक्र अदा करो, मैं तुम्हें और दूंगा, और ज्यादा नवाजूंगा। देखो, मुश्किलें परेशानियां आज से हम जो है पिछली सदियों में भी चले जाएं तो तब भी गुर्बत थी,
और तब भी किल्लत थी खाने की, मगर अब भी है। मगर देखो जो लोग सब्र करते हैं, अल्लाह के ऊपर भरोसा करते हैं, उनके साथ अल्लाह की रहमत होती है। आज के दौर में भी लोग जो है बड़ी नेमतों और बड़े कर्म के साथ हैं, क्योंकि जिनको समझ आ जाती है कि अल्लाह राजी हो जाए। बात होती है ख्वाहिशात की, आपकी ख्वाहिशात को रोकना होता है। ख्वाहिशात को रोकना, कोई ख्वाहिशात को नहीं रोकने आएगा, आपने खुद अपने जज्बात को कंट्रोल करना। करनी होती है अपने अंदर की। देखो आयशा, जिसकी अंदर की दुनिया रोशन होगी उसको पूरी दुनिया रोशन नजर आएगी। और जैसे हम मौसम की भी बात कर रहे थे, तो मौसम चाहे कोई भी हो, हम बात कर रहे थे ना कि सर्दी का मौसम है, और यादें जो हैं वो खास तौर पर दिसंबर से वाबस्ता होती हैं कि लोग कहते हैं धुंध है, गर्म कॉफ़ी है और ये अच्छा सा मौसम है। असल में आपके अंदर का मौसम अगर अच्छा है तो वो चाहे ख़िज़ां का भी बाहर मौसम हो, आपको उसके भी पत्ते खूबसूरत लगेंगे, गिरते पत्ते या पत्तों दरख्तों का रंग वो भी अच्छा लगेगा। ये सारी चीज़ अंदर की होती है आपके। देखिए अल्लाह ताला ने ये मौसम इंसानों के लिए बनाए। अल्लाह ताला को दुनिया बहुत पसंद है। देखिए अल्लाह ताला जो रब्बाना आतीना फिर दुनिया, पहले दुनिया का जिक्र है फिर आखिरत का जिक्र है। तो दुनिया अल्लाह ताला को क्यों ना पसंद हो कि अल्लाह ने इस दुनिया में अपनी सबसे महबूब तरीन शख्सियत नबी मुकर्रम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया में भेजा। तो वो रब जो इस दुनिया से, जो इंसान से 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है, तो वो उसने अपनी सबसे प्यार करने वाली शख्सियत नबी मुकर्रम को इस कायनात में भेज दिया। उसके लिए दुनिया कितनी अहम होगी। और हम कहते हैं कि जी हालात तंग आ गए, मामला खराब हो गए, तो हम इस दुनिया से चले जाएं, मर जाएं। और ऐसे ये लोगों में फिर हालात की वजह से जो सबसे बुरी एक रवैया जो चला आ रहा है वो है खुदकुशी की तरफ जाने वाला, या अपने आप को ख़त्म करने वाला, अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने वाला। ये कुछ सालों में नफ्सियाती मसाइल इतने ज़्यादा लोगों के हो गए हैं कि लोग इन तरफ जा रहे हैं। अच्छा दाऊद साहब, हम बात तो करें अब एस्ट्रोलॉजी, ये टैरो कार्ड्स के हवाले से। पॉलिटिकल अगर हम लिहाज से देखें तो पाकिस्तान में क्या रहेंगे मामलात, क्योंकि हम कुछ अरसे से सुन रहे हैं हुकूमत के मामलात ख़राब चल रहे हैं, या फिर हुकूमत गिर भी सकती है या नहीं भी गिरती है अगर, तो फिर कुछ तब्दीलियां आएंगी। वो क्या आप देख रहे हैं? देखें जून का जो महीना है वो ज़रा ख़तरनाक होगा। अच्छा, जून के महीने के, हाँ जी 2022 का ना सियासी तौर पे। और इस साल में काफी हद तक उम्मीद है कि नवाज शरीफ जो है वो वापस आ जाएंगे। अच्छा, नवाज शरीफ के वापस आने के काफी वाज़े इम्कान मौजूद हैं। और अगस्त के महीने में काफी हद तक सियासी जो इंतशार है वो पैदा हो सकता है। मतलब बड़ी बड़ी तब्दीलियां हो सकती हैं। और ये जो साल है ये बेसिकली इस तरह का है, कई लोग जो है वो जेलों में भी जा सकते हैं। हुकूमत के लिए ये सख्ती का साल है। अच्छा, और हुकूमत के लिए ये सख्ती का साल रहेगा। और मुख्तलिफ सियासी जमातें जो है वो जून से आगे ऑनवर्ड जो है वो हुकूमत के ऊपर सख्त जो है वो हालात पैदा कर देंगे। आपसे मुख्तसर मैं जानना चाहूंगी पाक भारत ताल्लुकात के हवाले से, क्योंकि वो काफी अरसे से कशीदा और खराब हैं, उनके हवाले से बताइए कैसे रहे? पाक भारत ताल्लुकात को हम जो है टैरो कार्ड से भी देख लेते हैं कि आइंदा आने वाले वक्त में पाक भारत ताल्लुकात कैसे रहेंगे। जी, क्योंकि वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला ये होता है कि पाक भारत ताल्लुकात, अभी इंडिया की तरफ से ये हो गया, अभी वो हो गया, पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई कर दी। तो ये देख लेते हैं कि आइंदा कैसा ये साल रहेगा। देखें जो पाक भारत ताल्लुकात हैं, मौजूदा तकरीबन अगस्त और सितंबर में जो चीज़ें काफ़ी हद तक सामने आ जाएंगी कि चीज़ें कैसे ठीक होनी है, ये बेहतरी की तरफ जाते हुए नजर आते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि प्रॉब्लम पैदा होंगी, चीज़ें डिस्टर्ब होंगी, चीज़ें ठीक होना शुरू हो जाएंगी, समझने लग जाएंगे कि हम लोग, अब लोगों में बड़ी दोनों साइडों पे अवेयरनेस आ गई है, काफी हद तक अवेयरनेस आ गई। लोगों को पता चल जाता है कि सियासी मामला क्या है और हकीकतन क्या चीजें हैं, हकीकत में क्या है। तो ये बेहतरी की तरफ जाएंगे, प्रॉब्लम नजर नहीं आती। चलें, बहरहाल हम तो दुआ करते हैं भारत के साथ ताल्लुकात हों या किसी भी खित्ते के या बैरूनी दुनिया के साथ ताल्लुकात हों, पाकिस्तान के अच्छे ताल्लुकात हों। और ये ऐसा टॉपिक है कि इस पे आपको पूरा प्रोग्राम करने की ज़रूरत होती है। एक छोटे से सेगमेंट में हम इसको कवर नहीं कर सकते, लेकिन बहरहाल हमने कोशिश की है मुख्तसरन कुछ जान सके कि 2022 में पाकिस्तान के लिए कितनी पॉजिटिव चीज़ें होंगी। एक छोटी सी ब्रेक का टाइम हुआ है, ब्रेक से हम वापस आएंगे, आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहती हूँ। नाज़रीन, 2021 की अगर हम बात करें तो हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान की मईशत और कई मामलात के हवाले से 2021 पाकिस्तान पर काफ़ी भारी रहा है। चाहे वो सियासी मामलात हों, मईशत के, महंगाई के मामलात हों, या बीमारियों के हवाले से अगर सूरत हाल देखें
तो पाकिस्तान काफ़ी दबाव का शिकार भी रहा है और काफ़ी मुश्किलात भी पेश आईं। और डॉलर की अगर कदर की बात करें तो डॉलर की कदर में तो इजाफा हुआ, लेकिन रुपए की कदर मुसलसल नीचे आती रही, जिससे पाकिस्तान की करेंसी काफ़ी वीक भी हो गई आलमी दुनिया में। और भी कई ऐसे मसाइल का हमें सामना करना पड़ा जिसकी वजह से हम लोगों को लगता था कि बस हर तरफ मसले ही मसले चल रहे हैं और पाकिस्तान में सिर्फ परेशानियाँ ही परेशानियाँ चल रही हैं। अब जनाब 2022 के हवाले से कुछ पेश गोइयाँ भी हैं कि जो अभी मईशत के हवाले से जो मामलात हैं वो उसी तरह चलेंगे, इस्तेहकाम भी कुछ आता नज़र नहीं आ रहा। इसके साथ साथ भारत के साथ जो ताल्लुकात हैं वो हम सबको पता है काफ़ी अरसे से कशीदा चल रहे हैं, उनमें भी बेहतरी की कोई इतनी ख़ास सूरत हाल नज़र नहीं आ रही है। बैरूनी और मालियाती अदम तवाज़ुन को मुस्तहकम करने के लिए हुकूमती कोशिशें, कोविड-19, ये सब मसाइल जो हैं ऐसा लग रहा है कि ये साथ साथ ही चलेंगे। अब मईशत 2022 में किस तरह की होगी, इस हवाले से हम बात करेंगे। डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब माहिर मुआशियात हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? तो जनाब मईशत के हवाले से अब 2021 कैसा रहा ये तो हम सबको पता है, लेकिन अगर मजमूई तौर पर हम देखें तो डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब से हम जानते हैं कि 2021 को किस तरह देखते हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहती हूँ। सबसे पहले तो आपसे ही जानना चाहूँगी कि पाकिस्तान में बहुत सी 2021 में नेगेटिव चीज़ें भी हुई हैं, पॉजिटिव चीज़ें भी हुई हैं, लेकिन आप मजमूई तौर पर किस तरह देखते हैं 2021 को? जी वालेकुम अस्सलाम। देखिए ये बात बिल्कुल आपकी सही है कि 2021 पाकिस्तान की मईशत के लिहाज से मजमूई तौर पर अगर देखें तो कोई बहुत ज़्यादा अच्छा साल नहीं रहा, लेकिन कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी हुई हैं जिसके रोशनी में हम ये समझते हैं कि जो 2022 है ये मईशत के लिहाज से, अवाम की तकालीफ के लिहाज से यकीनन एक बेहतर साल साबित हो सकता है। अच्छा। खुसूसन इसलिए कि हुकूमत को अब ये पता चल गया है कि जो खराबियां 2021 में आई उसमें हुकूमत की गलतियों का कितना जो था वो ताल्लुक था, और वो जाहिर बात है कि उसकी इस्लाह की कोशिश करेंगे। तो एक तो ये पॉजिटिव चीज़ है। दूसरे ये हमें नज़र आ रहा है कि IMF के साथ जो मामलात हमारे तय हुए हैं उसका इम्पैक्ट जो है वो काफ़ी हमें नज़र आएगा। यानी $1 अरब की किस्त मिलने के अलावा हमें जो है बाहर से फंड्स रेज करने में आसानी होगी। दूसरी रे ऑफ होप जो है वो ये है कि जो हमारे समंदर पार पाकिस्तानी हैं उन्होंने पाकिस्तान में जो तरसीलात भेजते हैं उसमें इजाफे का सिलसिला जारी है, और दूसरी तरफ समंदर पार पाकिस्तानी जो हमारा रोशन डिजिटल अकाउंट स्टेट बैंक ने, हुकूमत ने बनाया है, जिसमें वो डॉलर अकाउंट पाकिस्तान में रकूम जमा कराते हैं जो $2.5 अरब से तजावुज कर गई हैं, उससे हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर जो हैं मुस्तहकम होने में मदद मिली है। दूसरी तरफ चीन, सऊदी अरब से हमें $3 अरब अभी मिले हैं चंद पहले, तो वो उससे दुनिया को मैसेज गया एक बड़ी जो है माशी कुव्वत पाकिस्तान की मदद करने के लिए तैयार है। मगर सबसे अहम है CPEC। चाइना हर कीमत पर चाहता है कि CPEC जो है वो कामयाब हो, उनका एक बहुत बड़ा ये मंसूबा है, और चीन ने हुकूमत पाकिस्तान को ये यकीन दिलाया है, पाकिस्तानी कौम को यकीन दिलाया है कि अगर उनको ज़र मुबादला का और बैरूनी शोबे में कुछ मुश्किलात आती हैं तो चीन पाकिस्तान की मदद करेगा। की है माजी में भी कि वो जो स्टेट बैंक में उनका अकाउंट है उसमें वो रकूम जमा करा देते हैं। सही। इसकी अहमियत है वो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि चीन एक ऐसा मुल्क है जिसमें के पास दुनिया में सबसे ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं, यानी अमेरिका, यूनियन के जो ममालिक हैं उन सब का मजमूई जो रिजर्व्स हैं उससे ज्यादा चीन के रिजर्व्स हैं। अच्छा। और चीन ने हमारी मदद करता है, यूरोपियन यूनियन के 27 ममालिक आप ले लें, अमेरिका ले लें, उन सब के जमा कर लें, उससे ज्यादा चीन के पास रिजर्व्स हैं। और चीन का ये एश्योरेंस, और वो उसने माजी में भी हमारी मदद की है, तो इसका मतलब ये है कि बैरूनी शोबे में हमें 2022 में ये एक बेहतरी आ सकती है। दूसरी अहम बात कि जो हमारी तेल की कीमतें हैं वो आने वाले महीनों में कम रहेंगी, और जो हम बहुत ज्यादा इंपोर्ट करते हैं पाम ऑयल, खाने का तेल और एशिया, उनकी कीमतें भी कम रहेंगी। तो उससे ये होगा कि पाकिस्तान बेसिकली एक इंपोर्ट कंट्री है, 60-62 अरब डॉलर की हम इंपोर्ट्स करते हैं, उसमें अगर कमी होती है तो हमारा तिजारती खसारा कम होगा। तो ये चीजें तो हैं। अब हमें ये देखना है कि अगर ये हमें एक मोहलत मिलती है बैरूनी दुनिया में एक तब्दीली से, तो हम खुद क्या करते हैं, यानी खुद हम अपनी टैक्सों की आमदनी बढ़ाते हैं। टैक्सों से मतलब है इनकम टैक्स, यानी जो जितना मालदार है उतना वो ज्यादा टैक्स दे दे, जिसकी आमदनी है वो बढ़ाए, और मुल्क की इज्जतें बढ़ाएं। यानी जिन लोगों को अल्लाह ताला ने इस मुल्क में आमदनी कमाने का मौका दिया है वो कोशिश करें कि अपनी
مطلب صرف حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ عوام کی بھی ذمہ داری ہے۔ بلا شبہ وہ ٹیکس دیں گے، حکومت تو ضرور کوشش کر رہی ہے، لیکن اگر عوام ٹیکس نہ دیں تو مشکل پڑے گی، عوام بچتیں نہ کریں، شاہانہ اخراجات کریں تو مشکل پڑے گی۔ تو اور ملکی سرمایہ کاری، یعنی ہمارے لوگ اپنے ملک میں سرمایہ کاری کریں نہ کہ باہر کریں۔ حکومت کی یہ ذمہ داری ہے کہ ایسا ماحول پیدا کریں، ایسی پالیسیاں بنائے کہ جو آدمی جس کی آمدنی زیادہ ہے وہ زیادہ ٹیکس دے دے، جس کی نہیں ہے وہ ٹیکس نہ دے، اور تاکہ بجلی اور کے نرخ، پیٹرول کے نرخ، گیس کے نرخ کو کم کیا جا سکے، روپے کی قدر کو استحکام کیا جا سکے، کیونکہ ایک جو اچھی چیز ہے جو پاکستانی قوم کو سمجھنی ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب ابھی چلیں آپ ایک کمپیریزن کر رہے ہیں کہ 2021 میں ایسا ہوا اور 2022 میں ایسا ہو سکتا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ جو غلطیاں حکومت نے 2021 میں دہرائی ہیں 2022 میں ان غلطیوں کو دہرانے سے تھوڑا سا احتراز کریں گے، تھوڑا اس پہ کنٹرول کریں گے؟ نہیں دیکھیں نا، حکومت کی ہماری ابھی تک جو معیشت ہے وہ اشرافیہ کی معیشت ہے، ایسا ہی ہے، یعنی ہم ایلیٹس واسطے ہیں۔ ہماری جو معیشت ہے بیساکھی کی معیشت ہے، یعنی اپنے وسائل کے بجائے دوسروں کے وسائل سے ہم ترقی کر رہے ہیں، جس کا میں نے ابھی ذکر کیا۔ تو بیساکھی کی معیشت کو سے پیچھے چھڑائیں، اشرافیہ کی معیشت سے پیچھے چھڑائیں۔ دوسرا یہ کہ اگر حکومت کا سیاسی عزم کمزور بھی ہے تو آپ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے، وہ یہ ہے کہ آپ عوام کو ایجوکیٹ کریں، عوام کو یہ بتلائیں کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بے تحاشا وسائل دیے ہیں۔ ہماری اسٹریٹجک لوکیشن بہت شاندار ہے، یعنی آپ دفاع کے لحاظ سے دیکھ لیں، تجارت کے لحاظ سے دیکھ لیں، سرمایہ کاری کے لحاظ سے دیکھ لیں۔ گوادر پورٹ ہماری بڑی زبردست ہے، اس کی آمدنی اتنی ہو سکتی ہے جو پورے پاکستان کو وہ کھلا سکتے ہیں۔ تو جو کچھ میں بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ بیرونی حالات میں ایک تبدیلی آ رہی ہے جو پاکستان کے لیے بہتر ہو سکتی ہے۔ یہ مہلت ہے کہ حکومت پاکستان بھی، صوبائی حکومتیں بھی، ہمارے ادارے بھی جس میں اسٹیٹ بینک، ایف بی آر، ایس سی سی پی، لا انفورسمنٹ ایجنسی سب شامل ہیں، وہ اپنے اپنے کردار ادا کریں، اسمگلنگ نہ ہو، ذخیرہ اندوزی نہ ہو۔ تو ہمارے ملک میں ایسے وسائل اتنے موجود ہیں کہ ہم بیرونی وسائل کو پر انحصار کم کر کے اپنے ملک کو ترقی کی طرف لے جا سکتے ہیں۔ سی پیک ہے، گوادر پورٹ ہے، اسٹریٹجک لوکیشن ہے، پھر ہماری سرمایہ کاری کے لحاظ سے یہ ملک اس لیے بہتر ہے کہ الحمدللہ دہشت گردی کی وارداتیں کم ہوئی ہیں، اور پاکستان ابھی بھی آپ دیکھیں کہ لیبر بہت سستا ہے، را میٹیریل سستا ہے۔ تو اگر ہمارا ماحول ٹھیک ہو، سرمایہ کاری کا ماحول ٹھیک ہو۔ 2021 میں پاکستان نے ریکارڈ برآمدات کی، آپ کو کیا لگتا ہے کہ 2022 میں کیا یہ سلسلہ جاری رہے گا، اور جو جی ڈی پی گروتھ ریٹ ہے اس میں کوئی فرق آ سکے گا؟ دیکھیے یہ بڑا اہم سوال آپ نے کیا ہے، اس لیے کہ اس سال اگر ہم دیکھیں 2021 میں تو ہمارا گروتھ ریٹ جو ہے وہ صرف 4% کے قریب رہا ہے، جبکہ نومبر میں ہم نے دیکھا کہ ہمارا افراط زر جو ہے وہ 11.5% پہنچ گیا۔ یعنی اس سال میں ہماری معیشت کی شرح نمو خطے میں سب سے کم اور ہمارا افراط زر خطے میں سب سے زیادہ ہے۔ اب یہ چیز حکومت کو بھی احساس ہے اور عوام نے تو ڈائریکٹلی سفر کیا ہے، اس لیے کہ جو مہنگائی ہوتی ہے یہ ہوتی ہے عوام کے اوپر ایک ظالمانہ ٹیکس، وہ سب سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں کمزور، کم آمدنی والے اور غریب لوگ، وہ زیادہ متاثر ہوتے ہیں، ان کی زندگی زیادہ اجیرن ہوتی ہے۔ تو اب یہ بھی میڈیا نے بھی پروجیکٹ کیا ہے، حکومت نے یہ احساس کیا ہے کہ عوام کی تکالیف بڑھی ہیں، عوام کی مصیبتیں بڑھی ہیں، کھانے پینے کی اشیاء کی قیمتیں بڑھی ہیں، ٹرانسپورٹ کے کرائے بڑھے ہیں، جبکہ ان کی آمدنی نہیں بڑھی۔ یہ احساس ڈیولپ ہو چکا ہے۔ اب میڈیا کا کام یہ ہے عوام کو تیار کریں کہ حکومت پہ یہ پریشر برقرار رکھیں کہ جناب اتنا طاقت، اس کو اللہ تعالیٰ نے اتنے وسائل دیے، اتنی اسٹریٹجک لوکیشن دی، ہمارے کسان جو ہیں وہ جفاکش ہیں، ہمارے مزدور محنتی ہیں، تو پھر کیا وجہ ہے کہ ہم سری لنکا اور بھارت سے بہت پیچھے چلے گئے ہیں۔ 2021 بنگلہ دیش سے بھی، سری لنکا اور بھارت تو چلیں بڑے ملک ہیں، ہم بنگلہ دیش سے بھی پیچھے چلے گئے ہیں۔ نہیں، بنگلہ دیش اور سری لنکا تو بہت ہی چھوٹا ملک ہے نا، دیکھیں نا، تو بھارت بڑا ہے لیکن ترقی کے لحاظ سے سری لنکا تو بہت آگے جا رہا ہے، لیکن جو بنگلہ دیش ہے جو 1971 میں ہم سے الگ ہوا، کئی معاملات میں بنگلہ دیش میں بہت سی چیزیں بہتر ہیں پاکستان میں۔ یقیناً، چونکہ آج کا دن ہمیں یہ یاد بھی دلاتا ہے کہ کس طریقے سے قومی یکجہتی کو برقرار رکھنا ہے، لیکن یہ کہ بنگلہ دیش کے ریزروز ہم سے بہت زیادہ ہیں، بنگلہ دیش کی ایکسپورٹ ہم سے بہت زیادہ ہے، بنگلہ دیش کی فی آمدنی ہم سے زیادہ ہے، تعلیم کا معیار ان سے ہم سے زیادہ ہے۔ تو جو ایک ہمیں بھی سوچنا ہے کہ جو اب سے چند دہائی پہلے تک بہت ہی غریب علاقہ تھا، انہوں نے کس تیز رفتاری سے ترقی کی، ہمارے بھائی ہیں وہ، لیکن ہمارے پاس جو وسائل ہیں، بالکل ہمارے پاس جو وسائل ہیں
ہماری جو اسٹریٹجک لوکیشن ہے وہ بنگلہ دیش کے مقابلے میں بہت شاندار ہے. ہمارا زمین زرخیز ہے, موسم جو ہے وہ بہت زیادہ مہربان ہے, اور کسان جفاکش ہے. تو کیا وجہ ہے؟ حکومت کو بھی سوچنا ہے, ہمیں بھی سوچنا ہے کیا وجہ ہے کہ ہم کھانے پینے کی اشیاء امپورٹ کرتے ہیں, ہم کیوں گیہوں امپورٹ کرتے ہیں, ہم کیوں چینی امپورٹ کرتے ہیں. ہمیں تو یہ چیزیں برآمد کرنی چاہیے. یہ چیزیں تو بالکل ہمیں برآمد کرنی چاہیے, ہمیں خود زیادہ ان چیزوں کی یہاں پر افزائش کرنی چاہیے, گروتھ کرنی چاہیے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. اور 2021 تو چلیں خیر جیسے بھی گزر گیا, 2022 کے حوالے سے امیدیں ہیں, توقعات ہیں کہ پاکستان کے لیے مہربان سال ہو. ایک چھوٹی سی بریک سے ہم واپس آئیں گے, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین 2021 کے حوالے سے ہم بار بار ذکر کر رہے ہیں کیونکہ ظاہر سی بات ہے 2021 جا رہا ہے, رخصت ہو رہا ہے اور 2022 آنے والا ہے. لیکن اگر مجموعی طور پر دیکھیں تو 2021 ہم سب کے لیے, اگر ہم صرف پاکستان کی بات نہ کریں پوری دنیا کے لیے کہیں تو کچھ اتنا اچھا ثابت نہیں رہا. یہ کرونا وبا بھی رہی, کئی اور مسائل بھی رہے, معاشی مسائل بھی رہے. لیکن اگر پاکستان کی بات کریں تو وبا کے ساتھ ساتھ اور دیگر کئی ایسے مسائل تھے جن کو پاکستان کو سامنا کرنا پڑا. مہنگائی رہی, معیشت کی تباہی رہی, پاکستانی روپے کی قدر میں بھی کمی ہوئی, پھر ڈینگی کا حملہ, پھر اس کے بعد اسموگ کے مسائل. بہت سارے ایسے مسائل تھے جو کہ 2021 سے شروع ہوئے لیکن 2022 کے شروع ہونے سے پہلے ابھی تک وہ چل رہے ہیں مسائل. کیا وجوہات ہیں ان کی؟ صرف ہم لوگوں کی نااہلی ہے, ہم لوگوں کے اگر یہ کہا جائے کمزوریاں ہیں اس کی وجہ سے ہے, یا اگر دینی معاملات کی طرف نظر کریں کہ ہم لوگوں کے اعمال ایسے ہو گئے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سے ناراض ہیں, کیا یہ وجوہات بھی ہیں؟ اس حوالے سے ہم بات کریں گے. ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم شاہ صاحب. جی السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شاہ صاحب انسان ظاہر سے بات ہے کمزور ہے اور خطاؤں کا پتلا ہے, ہم سب سے غلطیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں. لیکن ہم لوگ کچھ عرصے سے دیکھ رہے ہیں کہ وبا کی صورت میں یا بیماریوں کی صورت میں یا کئی ایسے معاملات ہیں جس کی وجہ سے مسلسل پریشانیوں کا شکار ہیں. کیا وجوہات ہو سکتے ہیں؟ جیسے میں کہہ رہی تھی کہ ہماری غلطیاں کوتاہیاں ایسی ہیں کہ ہم لوگ توبہ کرنا بھولتے جا رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایشا بین یقیناً میں یہ سمجھتا ہوں کہ صرف 2021 ہی نہیں, یہ تو زندگی کا یہ سفر ہے. اس میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہمیں نظام زندگی, اصول زندگی, آداب زندگی سکھائے ہیں, اگر ہم ان کو ملحوظ رکھ کر ان حقائق کو سمجھیں تو بات بڑی آسانی سے سمجھ آ جاتی ہے. اور اس میں سب سے پہلی بات یہی ہے کہ یقیناً جو انسان کے اچھے اعمال ہیں اس کے نتائج اور ثمرات وہ اچھے ہی نکلتے ہیں, اور اسی طرح جو انسان کے برے اعمال ہیں ان کی بدبو اور ان کی نحوست اور ان کا اشار اور ان کے برے نتائج وہ بھی یقیناً مرتب ہوتے ہیں. اسی لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر خطبہ میں یہ الفاظ مبارکہ ضرور پڑھا کرتے تھے, وَنَعُوذُ بِكَ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِن سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا. یہ امت کو سکھانے کے لیے, وغیرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نفس مبارک تھا اور آپ کے اعمال سب کے سب ہی صالح اور معصومیت پر مبنی تھے. امت کو سمجھایا, انسانوں کو سمجھایا کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنا کہ یا اللہ جو ہمارے برے اعمال ہیں ان کے برے نتائج سے ہمیں محفوظ رکھنا. تو یقیناً جو ہمارے بعض اوقات برے اعمال ہوتے ہیں ان کی وجہ سے ہی ہم اپنے لیے مسائل پیدا کرتے ہیں. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. انسانوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے بحر و بر میں فساد پھیل جاتا ہے. تو یقیناً یہ جو چیزیں بعض اوقات ہوتی ہیں نا, حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا جان تھے, انہیں ایک مرتبہ حضرت امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز استسقاء کے موقع پر, بارش کی دعا مانگنے کے موقع پر امامت کی مصلی پہ کھڑا کیا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دو باتیں عرض کی. پہلی بات یہ عرض کی کہ توجہ بی القوم الیک لمقام من نبی کل کریم صلی اللہ علیہ وسلم, کہ یا اللہ یہ قوم مجھے لے کر آئی ہے کہ میں تیرے محبوب کا چچا جان ہوں, اب اس رشتے کی اور میری اس نسبت کی لاج رکھنا. دوسری بات یہ عرض کی
इन्नहु लम यंजिल बलाउन इल्ला बिज़्ज़ुनूब वलम यरफा इल्ला बित्तौबा। ऐ अल्लाह करीम, तो आजमाइशों में बंदों को तब ही डालता है जब बंदे गुनाह करते हैं, खताएं करते हैं, गलतियां करते हैं, और जब तौबा कर लेते हैं तो तू माफ कर देता है। तो आपने बड़ी प्यारी बात की यशा बहन कि यकीनन हमने तौबा से इनहराफ किया ना करने। ये तो इंसान फितरी तौर पे बाज़ औक़ात बैसियत इंसान करता है, खताएं करता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि बेहतरीन इंसान वो होते हैं जो खता करते हैं और फिर अल्लाह से माफी मांगते हैं, अल्लाह की तरफ रजू करते हैं। तौबा का मतलब होता है लौटना, रजू करना, अल्लाह की तरफ पलटाना। हम अल्लाह की तरफ पलटें। कुरान मजीद में अल्लाह ने हमें खुद ये दावत दी है, वतूबू इलल्लाहि जमीया अय्युहल मुमिनून लअल्लकुम तुफ्लिहून। ऐ मोमिनो, इज्तिमाई तौर पे अल्लाह से तौबा किया करो, इसमें तुम्हारी फलाह, इसमें तुम्हारी कामयाबी है। तो यकीनन बाज़ औक़ात ये जो वबाएं आई, कोरोना, दीगर हम जो बातें कर रहे थे वबाई अमराज की, तो यकीनन ये हमारे बुरे अमाल का मामला भी हो सकता है। इसके साथ साथ बाज़ औक़ात अल्लाह अपने बंदों को आजमाता भी है, गुनाहों के बगैर भी अल्लाह अपने नेक बंदों को भी इम्तिहान में डालता है, आजमाइश में डालता है, और अल्लाह ताला उनका सब्र देखता है, उनका हौसला देखता है, उन्हें कोई बड़ी चीजों के लिए अल्लाह ताला तैयार करता है। तो इसलिए हर बात को ये भी समझना कि शायद सब का सब वो हमारे बुरे अमाल का नतीजा नहीं। बाज़ औक़ात अल्लाह हमें किसी बड़े काम के लिए तैयार करता है और उसके लिए हमें तैयारी के लिए आज़माइशों में डालकर कुंदन बनाता है, बटी में डालकर ही कुंदन बनाया जाता है। तो यकीनन खुद अल्लाह ताला फरमाते हैं, वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ़ि वल जूइ व नक़्सिन मिनल अमवालि वल अनफुसि वस्समरात व बशिरिस साबिरीन। ऐ मेरे महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हम अपने बंदों को जरूर बर जरूर आजमाते हैं। और किस तरह आजमाते हैं? कभी उन पर खौफ हरास मुसल्लत करके, कभी हम उनके ऊपर गुर्बत को और बेरोजगारी को मुसल्लत करके, और कभी उनके माल में दौलत में कमी करके, उनके फसलों में, उनके अनाज और उनके फलों में कमी करके, कभी जानों में कमी करके। तो फरमाया जो उस मौके पर सब्र करके दिखाते हैं, आप उन्हें कामयाबियों की बिशारत अता कर दें। तो साहब, अब जैसे कि मामलात कामरान फरमाएगा। आमीन आमीन। अभी आप कह रहे हैं कि अल्लाह ताला की आजमाइशें होती हैं, वो हर मामलात में होती हैं, वो रिस्क के मामलात में भी होती हैं, औलाद के मामलात में भी होती हैं, हर तरह की किस्म की चीज़ों में आजमाइशें आती हैं। लेकिन शायद हम लोगों में से सब्र और बर्दाश्त भी ख़त्म होता जा रहा है, जिसकी वजह से जब कोई मुश्किल आती है तो हम परेशान हो जाते हैं कि ये क्या हम पे मुसीबत या परेशानी आ गई है, बस ये जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाए। और वो ख़त्म नहीं हो रही होती अगर, तो हमारे रवैयों में बहुत तब्दीली आ जाती है। हमारे आसपास अपने जो रिश्तेदार हैं, हमारे घर वाले हैं, उनके साथ हमारे रवैये बुरे हो जाते हैं। ये भी एक मजमूई तौर पर हम लोगों की मसाइल है, जिसकी वजह है कि हम लोगों के अपने रिश्तेदार, अपने जो प्यारे हैं, उनके साथ रवैये हमारे अच्छे नहीं हैं। बड़ी खूबसूरत आपने बात की। यकीनन यही मैं वो कुरान पाक की आयत पढ़ रहा था आयशा बहन, वबश्शिर साबिरीन, जो आजमाइशों के मौका पर सब्र का मुजाहरा करते हैं, कामयाबियों की नवीद और बशारत उन्हीं के लिए। और ये जो ना तहम्मुल और बर्दाश्त और हौसला मंदी, इसी का नाम सब्र है कि इंसान उस मौके पर भी अपने अखलाक को पस्त ना होने दे, उसकी जुबान से मिठास खत्म ना हो जाए, और अपनों के साथ, अजीज़ अकारब के साथ, अहले खाना के साथ, अपने दोस्तों अहबाब के साथ, अपने खानदान और फैमिली के लोगों के साथ उसका रवैया खराब ना हो जाए। वल काज़िमीन अल गैज़ वल आफ़ीन अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। बल्कि बाज़ औक़ात इंसान को गुस्सा भी आ जाता है, दूसरों की गलतियों के ऊपर तैश भी आ जाता है, लेकिन अल्लाह ताला क्या हमें सिखा रहा है कि उस मौके पर गुस्से को पी जाना और दूसरों की गलतियों को माफ करना, दरगुजर करना। और मैं यही वो लोग हैं कि जिनके साथ अल्लाह मोहब्बत करता है, और ये एहसान करने वाले हैं, ऐसे अमल करने वाले हैं कि जिनके अमाल में हुस्न है, जिनके अमल में खूबसूरती है। तो यकीनन हमें तो इस मामले में, इस मौके पर यकीनन सब्र का माना ये होता है कि इंसान अपने रवैये के अंदर तब्दीली न आने दे, अपने रवैये को नॉर्मल रखे और अपने अखलाक को बुलंद रखे। और अखलाक की चीज का नाम है, खंदा पेशानी का नाम अखलाक है, मीठी जुबान का नाम अखलाक है। जो आपके पास खैर और भलाई और सलाहियत है, उसको अल्लाह के दूसरी मखलूक पर, अपने अजीज़ो अकारब पर, दोस्तों अहबाब पर, हमसायों पर, मोहल्लेदारों पर कुर्बान करने और निछावर करने का नाम अच्छा अखलाक है। दूसरों की गलतियों पर बर्दाश्त करना, तहम्मुल करना, उनको माफ कर देना, इसका नाम अच्छा अखलाक है। तो यकीनन ये जो चीजें हैं, ये आजमाइशें हैं, ये तो हमें हमारे अखलाक को और बुलंद करती हैं, हमारे हौसले और बढ़ाती हैं।
تو اس لیے ہمیں صبر کرنا چاہیے، ایسے مواقع پر پورا ہمیں استقامت کا پہاڑ بن کر کھڑے ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے ان لوگوں کے بارے میں فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جو بندے استقامت کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں نا، فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، میں ان کے بارے میں فرماتا ہوں کہ ان کے اوپر میں نہ خوف کو مسلط ہونے دیتا ہوں اور نہ غم ان کے دلوں میں ڈیرے ڈالتا ہے کہ یہ بالکل وہ کمر شکستہ ہو کر اور اپنے حوصلے بلند جو ہیں ان کو بالکل پست کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ نہیں، ان کی زندگی کا سفر جاری و ساری رہتا ہے، ان کے عزائم میں کمی نہیں آتی، وہ راہ عظیمت پر چلتے ہی رہتے ہیں۔ تو یقیناً ایک مسلمان تو بہت بلند فکر ہوتا ہے اور صبر استقامت کا پہاڑ ہوتا ہے، اور ایسی ازمائشوں کے اوپر بھی اس کا صبر جو ہے وہ اس کا دامن نہیں چھوڑتا۔ اچھا علامہ صاحب، اب 2022 کا آغاز ہونے جا رہا ہے، ویسے تو اسلامی لحاظ سے نئے سال کا آغاز ہو گیا محرم سے، لیکن بہرحال اب 2022 میں ہم داخل ہو رہے ہیں، آپ کیا ہدایت کریں گے لوگوں کو کہ ہمیں نئے سال کا آغاز کس طرح کرنا چاہیے، اسلامی تعلیمات کے مطابق کس طرح ہمیں اپنے معاملات کو لے کر چلنا چاہیے؟ عائشہ بہن، یقیناً آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ ہمارا جو مہینہ ہے، ہمارا جو سال ہے وہ شروع ہوتا ہے محرم سے، لیکن میں ایک بات یہ واضح کرنا چاہتا ہوں جو عموماً ہمارے ذہنوں میں چیز پائی جاتی ہے کہ ہمارا شاید اسلامی سال جو محرم سے شروع ہوتا ہے اور یہ غیر اسلامی سال جو جنوری سے شروع ہوتا ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ جنوری والا یہ سال بھی اسلامی ہے، محرم الحرام والا بھی اسلامی ہے۔ ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی مناسبت جو سال شروع ہوتا ہے وہ جنوری سے شروع ہو کے دسمبر پہ ختم ہوتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت مسیح علیہ السلام، ان پر ایمان لانا یہ ہمارے اوپر فرض ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام ہمارے قرآن کا حصہ ہے، ہماری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کا حصہ ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ تو اس لیے ان کی نسبت سے جو ہمارا سال شروع ہوتا ہے وہ بھی ہمارا ہی سال ہے، اور جو ہمارا دوسرا محرم سے ہوتا ہے وہ ہجری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مبارکہ سے شروع ہوتا ہے، اس لیے وہ بھی سال ہمارا ہے۔ ان دونوں میں ایک فرق اور بھی ہے، جو اصل فرق ہے وہ یہ ہے کہ جو ہمارے قمری مہینے جو ہمارے محرم سے شروع ہو کر ذوالحجہ پہ ختم ہوتے ہیں یہ ہے قمری مہینے، ان کا چاند سے تعلق ہے، اور یہ جو ہمارے جنوری سے دسمبر تک ان کا تعلق یہ شمسی ہے، ان کا تعلق سورج کے ساتھ ہے۔ اس لیے ان دونوں میں فرق اصل میں یہ ہے، باقی یہ سال ہمارا ہی سال ہے۔ تو بہرکیف ہمارا یہ جو سال شروع ہو رہا ہے شمسی، میلادی اس کو کہتے ہیں عربی میں، عیسوی ہم کہتے ہیں اردو میں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت سے۔ تو اس سال کے آغاز میں بھی یقیناً میں یہی بات کہنا چاہوں گا، اختتام کے حوالے سے بھی 2021 اختتام پذیر ہو رہا ہے، اور جنوری سے ہمارا 2022 شروع ہو رہا ہے کہ ہم اللہ سے دعائیں مانگیں۔ یہ موقع ہوتا ہے پہلی دعا یہ مانگیں کہ یا اللہ 2021 میں ہم نے جو اعمال صالحہ کیے تیری توفیق سے کیے، تیری مدد سے کیے اور تیری نصرت سے کیے، نے قبول فرما۔ یا اللہ جس میں کمی رہ گئی وہ ہمیں معاف فرما۔ القیس من دانا نفسہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ دنا انسان وہ ہوتا ہے جو اپنا محاسبہ خود کرتا ہے، اپنا جائزہ خود لیتا ہے۔ ہمیں 2021 کے اپنے کردار پر، اخلاق پر، معاملات زندگی پر، دینی دنیاوی اعتبار سے، خاندانی لحاظ سے، ملکی لحاظ سے جو ہماری ذمہ داریاں تھیں ان کے حساب سے اپنا جائزہ لینا چاہیے، محاسبہ کرنا چاہیے، بالکل علامہ صاحب بہت شکریہ۔ 2022 کے لیے ہمیں اللہ سے دعائیں مانگنی چاہیے۔ بہت شکریہ علامہ صاحب آپ کے وقت کا، آپ نے اتنی مفید باتیں کی ہیں، تو ہم لوگوں کو ہر روز اپنا محاسبہ کرنا چاہیے۔ رات کو جب سونے لیٹیں تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم نے پورے دن میں کیا کیا، کس کو ناراض کیا، کس کو خوش کیا، اور اگر ہماری اگلے آنے والے دن میں زندگی ہے تو ہمیں ناراض لوگوں کو منانا چاہیے۔ تو یہ تو پھر نئے سال کا آغاز ہے۔ بہرحال ایک چھوٹی سی بریک کا ٹائم ہوا ہے، بریک سے ہم واپس آئیں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، اگر ہم دیکھیں 2021 میں کئی ایسے کیسز ہمارے سامنے آئے جو بہت زیادہ شہرت حاصل کر گئے۔ اگر بات کریں موٹر وے کیس کی تو وہ بھی سامنے آیا، پھر یہ سیالکوٹ والا سانحہ سامنے آیا، اور بھی کئی عدالتی معاملات ایسے سامنے آئے، یا اگر کہا جائے کہ پولیٹیکل معاملات کئی ایسے سامنے آئے جنہوں نے بہت زیادہ شہرت حاصل کی۔ اگر ہم 2021 میں مجموعی طور پر دیکھیں کہ 2021 قانون اور انصاف کے لحاظ سے کیسا رہا ہے، تو اس حوالے سے ہم تجزیہ بھی لیں گے، تبصرہ بھی لیں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں رانا انتظار صاحب، ممبر پنجاب بار ہیں۔ السلام علیکم سر، پروگرام میں خوش آمدید۔ میرا پہلا سوال بھی یہی ہے کہ 2021 مجموعی طور پر عدالتی نظام کے لیے کیسا رہا ہے؟ پچھلے سالوں کی طرح رہا ہے، کوئی خاص فرق نہیں ہے۔ بہرحال یہ ہے کہ اس میں جو سسٹم کو ہم کس طرح بہتر کر سکتے ہیں یا ہم تجاویز دے سکتے ہیں
इसी तरह ही हम देख रहे हैं जिस तरह आप कुछ शोहरत केसेस ने हासिल किए, जिस तरह आपने सियालकोट वाले केस का कहा, यहाँ भी श्रीलंकन जो अनफॉर्चुनेट सियालकोट का इंसिडेंट हुआ है। हर साल कोई ना कोई इवेंट होता है जिसकी वजह से मुख्तलिफ किस्म के मामलात जो हैं चीज़ों को बेहतर किया जाता है। बहरहाल इसमें सबसे बड़ी जो ज़रूरत है वो हमारे जो पुराने कवानीन है, अभी भी हम अनफॉर्चुनेटली 1860s के 19th सेंचुरी के लॉज को साथ लेके चल रहे हैं। अच्छा, इशू ये है कि हमारी असम्बली के अंदर, असम्बली असल में जो हमारी पार्लियामेंट है, कौमी असम्बली और जो सेनेट है, जी जी, जो इन दो ऐवानों पर मुश्तमिल हमारी पार्लियामेंट है, उसका बेसिक पर्पस है लेजिस्लेशन। ऐसा ही है, वो नहीं की जाती। वहाँ सारा दिन बहस होती है कि वो अपने लंदन से आना है या जाना है, यहाँ अपने तरक्याती काम करने हैं, ये असम्बली का काम नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि वहाँ पे लेजिस्लेशन होगी, उस पर बहस होगी, जो हम बैठ के यहाँ पे अभी बहस करने लगे। ये पार्लियामेंट हो के अंदर हो, उनको इख्तियार है किसी लॉ को अमेंड करें, इन चीज़ों करें, वहाँ से फिर चीज़ों में बहुत ज़्यादा बेहतरी आ सकती है अगर वहाँ पर इस पर एटलीस्ट बहस शुरू हो जाए। वहाँ अनफॉर्चुनेटली होता है कोई भी अमेंडमेंट आती है और साथ ही पास होकर चली जाती है। ऐसे ही तादाद ज़्यादा है तो पास हो गई, कम है तो फिर वो दोबारा आएगी, उस पर बहस होती ना किसी को समझ आती है कि वो है क्या चीज़ है। अच्छा राना साहब, हम इस सिलसिले में जैसे बात कर रहे हैं कि अदालतों पे बर्डन काफ़ी रहा है और हम लोग ये अक्सर सुनने में भी आता है कि जजेस कम हैं, केसेस ज़्यादा हैं। इसकी एक तो वजह क्या है? क्या हमारे यहाँ पर जजेस की तादाद वाकई कम है और जो केसेस का बर्डन है वो कितना ज़्यादा आ रहा है? देखें, जब जुडिशरी पे बर्डन बढ़ता है तो इट्स अ फेलियर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, कि बाकी इदारे अपना काम नहीं कर रहे, लोग अपनी हाई एक्सपेक्टेशंस के साथ फिर आखिर में अदालती निज़ाम से जो है राब्ता करते हैं कि हमारे वहाँ पे, क्योंकि जहाँ जहाँ एडमिनिस्ट्रेशन बेहतर होगी, लाहौर के कुछ प्रॉपर्टी के अदारे आपके उनके बिल्कुल लिटिगेशन नहीं है, कुछ की बहुत ज़्यादा है। तो इस लोगों का बहरहाल जुडिशरी पर ये एक एतमाद भी है। बहरहाल इन सब चीज़ों के बावजूद जो प्रेजेंट सिनेरियो है उसमें काफ़ी बेहतरी आई है। जजेस की तादाद में जिस वक्त हमने प्रैक्टिस शुरू की थी 2 डेकेड बैक, तो 7-7 हज़ार केस भी एक कोर्ट में होता था। अच्छा। हालांकि स्टैंडर्ड जो प्रोसीजर है वो ये है कि 400 से 500 केस एक जज सबके पास होना चाहिए, इससे ज़्यादा। अब काफ़ी उसमें बेहतरी है कि मगर अभी स्टिल जो डिले की उसकी बहुत ज़रा है कि उनके पास जो स्टाफ है वो कम होता है, स्टैनोस की तादाद की कमी होती है, फिर जजेस साहबान की तादाद इटसेल्फ कम है। इतना बड़ा हमारा मुल्क है, 22-23 करोड़ की आबादी है और टोटल 3 के 4 हज़ार जजेस हमारे पूरे मुल्क में जो है जो सिविल जुडिशरी में है, फिर इसी तरह मुख्तलिफ तादाद है। पूरे पंजाब के लिए हाई कोर्ट के 60 जजेस की तादाद है, वो भी अक्सर सीटें फिल नहीं होती। बहरहाल ये इट्स अ क्राइंग नीड ऑफ द ऑवर कि जज साहबान की तादाद बढ़ाई जाए। बहरहाल इससे भी ज़्यादा ज़रूरी जो मेरे ख्याल में है वो है कि मैकेनिज़्म ऐसा बनाया जाए कि लोगों को अदालतों में ना जाना पड़े। अच्छा, ठीक है, इस तरह का मैकेनिज़्म, इस पर थिंक टैंक्स को काम करना चाहिए। जिस तरह मैं अभी आपको मिसाल दूंगा, IT का रोल बढ़ाना चाहिए। जिस तरह स्टैम्पिंग अभी शुरू हुई है, वो बैक डेट में स्टैम्प पेपर्स बना लेते थे, तो जितना ज़्यादा मॉडर्न टेक्नोलॉजी को आप इन्वॉल्व करेंगे, जो अनवांटेड लिटिगेशन है वो लाजमी करटेल होगी। मतलब IT किस तरह अपना रोल प्ले कर सकता है इसमें? देखिए, अभी जो किसी ने अच्छे स्टेप्स लिए हमें उनकी तारीफ करनी चाहिए, रादर वी हैव टू क्रिटिसाइज ऑल दीज थिंग्स। अभी स्टैम्पिंग शुरू हुई है, पहले स्टैम्प पेपर होता था, अब स्टैम्प वेंडर के पास जाते थे, वो इशू कर देता था, पीछे कुछ डेटें छोड़ देता, बैक डेटों में आप करवा लेते थे लोगों के राइट्स को डिफीट करने के लिए। अब स्टैम्पिंग शुरू हो गई है, अब आप वो चीज़ नहीं कर सकते। उसके ऊपर हर पर्पस भी लिखा होता है, बिटवीन पार्टीज कौन सा है कि किन के दरमियान होगा। इसी तरह अब लोगों को घर बैठे अपना, जिनको नहीं भी इल्म, आपके प्रोग्राम के तौर से बताते हैं कि हर शहर की जो अब लिटिगेशन को ऐप के जरिए जो है हमारी हाई कोर्ट की, अब घर बैठे अपना देख सकते हैं कि आपके केस का ये कुछ चेंजेस आए हैं काफी ज्यादा 1-2 साल में, चेंजेस काफी आए हैं, मेगा चेंजेस आए हैं। तो वहाँ आप देख सकते हैं आपके केस का स्टेटस क्या है, नेक्स्ट डेट क्या है, तो ये फैसिलिटेशन है एक। बिल्कुल। अच्छा, हाई कोर्ट की अपनी ऐप भी बन चुकी है, वहाँ पे भी आप अपना स्टेटस देख सकते हैं। चलिए, ये एक बहुत बड़ी फैसिलिटी है लोगों के लिए कि हाई कोर्ट की एक ऐप भी बन चुकी है, आप ऑनलाइन भी ये चीज़ें देख सकते हैं और इसमें जो भी इसमें फैसिलिटीज़ आपको मिली हैं उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। अच्छा राना इंतज़ार साहब, हम अक्सर ख़बरें पढ़ते हैं TV पर और अक्सर एक वक्त ऐसा आता है कि हर रोज़ एक ही तरह के केस आते हैं। बड़े वसूख से एक चीज़ कहता हूँ, अगर हम 2
दो सिर्फ इदारे ठीक कर दें तो 80% लिटिगेशन सुबह ख़त्म हो जाएंगी। अच्छा, वो जितने टाइटल कस्टोडियन है, टाइटल कस्टोडियन हम बोलते हैं कि जो रिकॉर्ड रखते हैं आपकी मलकियत का। जिस तरह लाहौर डेवलपमेंट, अब सिर्फ लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी को आप देख लेंगे जी, जी, तो उनके लिए लाहौर में 8-10 जज साहबान बैठे हैं। अगर वो इदारे का ये निज़ाम प्रोटेक्टिव हो, स्ट्रॉन्ग सिस्टम हो, तो फिर नहीं होगा। इसी तरह एक और बहुत बड़ी प्राइवेट सोसाइटी है, उनका निज़ाम इनसे बहुत